नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बोल रहा हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं फिर से हमारा जो करंट अफेयर का जो सीरीज है, जिसके क्रम में हम देखेंगे कि आज जो है 15 मार्च का हम करंट अफेयर देखेंगे। यहाँ पे माफ़ करिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। तो 15 मार्च का जो करंट अफेयर जो हमारा है, जिसमें कि हम देखेंगे कि 15 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ यहाँ पे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके एमसीक्यू भी देखेंगे। और यहाँ पे एग्जाम फोकस जो हमारा है वो है बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या रेलवे एग्जाम। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, जहाँ पे कि हम बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, उसके बाद में हम उसका एमसीक्यू भी लगाते हैं। और हमारे समझाने की जो प्रक्रिया जो है इस तरीके से है, चाहे आपका किसी या सिविल सर्विस का एग्जाम हो या वन डे एग्जाम हो, हम सारी चीज़ को कंपाइल कर रहे हैं, जहाँ से कि आपका जो क्वेश्चन आता है वो किसी भी तरह से क्वेश्चन कोई मिस आउट ना हो और आप एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ये मेरी पूरी प्रयास है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं और सारी चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं क्लास स्टार्ट करूँ, उन सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक कोर्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें की बात ये है कि आज की मेहनत ही कल की पहचान बनती है। दोस्तों, आज आप जो मेहनत कर रहे हैं यही आपकी एक आइडेंटिटी बनेगा, यानी टुडेज हार्ड वर्क बिकम्स टुमारो योर आइडेंटिटी, राइट। तो जो मेहनत कर रहे हैं मेहनत करते रहिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें, निश्चित ही कामयाब होंगे। तो चलिए अब हम आज से जो हमारा पहले 15 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देखेंगे, उसके बाद में 10 उसका एमसीक्यू भी देखेंगे और इस साथ ही उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो ये पे एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, मात्र आपसे 40-45 मिनट का समय लूँगा और सारी चीज़ कवर अप करने का प्रयास रहेगी। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ मर्ज किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। तो पहला टॉपिक देखते हैं। चलिए, ये है कि डंप साइट रिमिडिएशन एसिलेशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि ये डंप साइट रिमिडिएशन एसिलेशन प्रोग्राम क्या है। इसको ड्रैप बोलते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, इसमें ना आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जगह पे डंप लगा रहता है, कचरों का डंप लगा रहता है। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। तो खास करके जो भारत के जो शहरी क्षेत्र जो है, कहाँ पे, भारत के जो शहरी क्षेत्र जो है उसमें पुराने कचरे के ढेरों जो लिगेसी वेस्ट को तेज़ी से साफ करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आप दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में बहुत ही कचरों का भंडार है कुछ कुछ जगह, ठीक है। तो उसी सब को देखने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। अगर बात करें तो ये जो मिशन जो है, ये डंप साइट रिमिडिएशन एसिलेशन प्रोग्राम जो है, ये स्वच्छ भारत मिशन जो है, खास करके अर्बन के लिए ये 2.0 जो है, उसने एक साल के तहत इसका लक्ष्य कार्यक्रम किया गया है। उनका लक्ष्य है कि एक साल में तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो है खासकर शहरी के लिए 2.0 का उसका लक्ष्य ये है कि एक साल के अंदर में हम ये जो डंप साइट जो है उसको खत्म किया जाए। साथ ही साथ अगर ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम पूछता है, खासकर यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंदर जिसे मुआ बोलते हैं। और इसमें आप देखेंगे ना कि लक्ष्य जो है सितंबर 2026 तक डंप साइट को समाप्त करना है और कचरा उपचार के लिए 550 प्रति टन केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो ये डंप साइट के रिलेटेड ये यहाँ पे जो हमारे लिए न्यूज़ जो था वो यहाँ पे कवर करने का प्रयास की गई है। और स्ट्रेटेजी में देखें तो यहाँ पे लक्ष्य जो है जीरो डंप साइट लक्ष्य है। जो SCBM यू जो है 2.0 उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि आपको लक्ष्य जीरो डंप साइट इनका लक्ष्य है। अब ये डंप साइट क्या मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये होता ही है ना कि डंप साइट जहाँ होता है वहाँ से बहुत सारी बीमारी वगैरह होने के चांसेस होते हैं। शहर में आप आएंगे तो वैसे भी यहाँ की प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप एयर कंडीशन देख लें, खास करके दिल्ली के, दिल्ली का एयर कंडीशन पता ही है। साथ ही साथ अगर डंप साइट रहता है तो वहाँ से भी बहुत सारी बीमारी होते हैं, मीथेन गैस वगैरह निकलता है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसको सही में फिनिश करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। और ये एक योजना चल रहा है, अब ये न्यूज़ में था इसीलिए मैंने इसे भी कवर करने का पूरा प्रयास किया गया है। चलिए, अब दूसरा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं और साथ से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे सामने में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है उसके अधिकार के संरक्षण संशोधन विधेयक लाया गया है 2026 का। अब ये क्या है तो आप समझ जाते हैं। तो देखिए, ट्रांसजेंडर मतलब आप लोग समझते ही होंगे, ट्रांसजेंडर जिसे थर्ड जेंडर भी बोलते हैं, ठीक है, LGBTQ में कम्युनिटी में उसको काउंट करते हैं।
तो अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो केंद्र सरकार ने 2019 के जो मूल अधिनियम में बदलाव के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया है। ठीक है, 2019 का जो मूल अधिनियम उसमें विधेयक पेश किया है। अब ये विधेयक क्या है? तो विधेयक में ट्रांसजेंडर की जो परिभाषा जो है कि परिभाषा से पहचाने गए लिंग यानी सेल्फ परसिवेट आइडेंटिटी के अधिकार को हटाने का प्रस्ताव है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, ट्रांसजेंडर की परिभाषा जो है उसको जो पहचाने गए लिंग जो सेल्फ परसिवेट आइडेंटिटी के अधिकार को हटाने का प्रस्ताव की गई है। ठीक है, इसमें मुख्य तथ्य यह है कि आप देखेंगे नई परिभाषा अब जैविक स्थितियों और पारंपरिक पहचानों जैसे कि किन्नर, हिजड़ा आदि पर केंद्रित होगी और सर्जरी के बाद लिंग प्रमाण पत्र संशोधन अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि आप देखते होंगे कि जो इस कम्युनिटी के हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो हैं उनके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, जो कि मतलब उनकी जो आइडेंटिटी जो पहले से ही आइडेंटिटी जो है जस्ट मान के चलिए कि उनके बिहेवियर अच्छा नहीं तो उसको इस तरीके से परिभाषित किया जाता था। लेकिन अब जो नई परिभाषा के हिसाब से कि उनकी जो पारंपरिक पहचान जो है उस पर केंद्रित होगी, सर्जरी के बाद लिंग प्रमाण पत्र संशोधन अनिवार्य होगा कि आपको सर्जरी वगैरह कराते हैं तो आपको ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी के लिए आपको देखना होगा कि नालसा वाला जो केस जो है, नालसा बनाम भारत संघ, जो नालसा आपको पता ही है, और इसने यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्व पहचान के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी थी कि उनकी भी स्व पहचान है। स्व पहचान जो है हमारे जो आर्टिकल जो 21 का आता है तो उसमें ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से दोस्तों हम जो आगे के और भी टॉपिक यानी टोटल आज 15 टॉपिक है, हम सारी चीज़ करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इस तरीके से अगर आपका प्रिपरेशन होता है डेली बेसिस पे तो करंट अफेयर जो है जो स्टूडेंट को एग्जाम में बाहर निकाल सकता है या अंदर कर सकता है, इतना वेटेज है करंट अफेयर की, इसको हल्के में लेने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि आप अगर बीपीएससी के एग्जाम देते हैं या सिविल सर्विस एग्जाम देते हैं या स्टेट पीसीएस देंगे या एसएससी देते हैं तो वहाँ पे आपको देखेंगे ओवरऑल मैं वेटेज की बात करूँ, अगर बीपीएससी एग्जाम ले लूँ तो वहाँ पे 150 में से एटलीस्ट कम से कम 35-40 क्वेश्चन तो केवल करंट अफेयर के होते हैं। और ये करंट अफेयर ऐसे नहीं होते हैं, आपको क्वेश्चन देखते ही आपको करंट लगाता है, एकदम करंट लगाएगा कि पता ही चला कि यार क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। क्योंकि आप प्रॉब्लम क्या किए हैं कि एक साल का जो करंट अफेयर होता है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। आप एक साल जब एग्जाम आएगा तो 10 दिन 15 दिन पहले एक मैगजीन खरीदेंगे ईयरली वाला, आपको लगता है कि उसी से मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे अगर आपको पता होगा सारी चीज़ तो वो चीज़ आप बाद में रिकॉल भी कर सकते हैं, री इनबिल्ड भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो ये पूछ रहा था क्या ये सब के लिए हमें कहीं नोट करना चाहिए। तो देखिए मैं बोलूँगा डेफिनेटली नोट करना चाहिए। नोट करने से फ़ायदा बहुत है, जैसे कि आपको ये पता होगा कि मैंने क्या पढ़ाई किया है, आप चीज़ों को अटेंटिव होकर देखेंगे। जस्ट क्योंकि अगर आप अटेंटिव होकर देखेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तो आप इसे नोट करते जरूर चलिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा पायलट की पहल की गई है। अब ये क्या है तो थोड़ा इसके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। भारत नेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये केंद्रीय संचार मंत्री जो है, केंद्रीय संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश के उमरी गांव में इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो आप ये सब तो याद रखेंगे, ठीक है। उमरी गांव, देखिए बीपीएससी एडू के एग्जाम जो है आप लोग का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन सब पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत भौतिक और डिजिटल सेवा वितरण करने के लिए केंद्र में समृद्ध केंद्र बनाता है। तो देखिए डिजिटल के बारे में बात करते हैं। देखिए आप देखते होंगे कि यहाँ पे ये जो भौतिक जो है, भौतिक तो भाव से लिया है, क्या लिखा है, यह फी लिया है यहाँ से फिजिक्स से, और डिजिटल जो है ये देखिए यहाँ पे दोनों मिला के इसे डिजिटल किया गया है। आपका एग्जाम अगर पूछ लेगा कि डिजिटल है क्या, तो देखिए डिजिटल जो है ग्रामीण जो सेवा जो है, जो ग्राम में सेवा दिया जाएगा डिजिटल रूप से, उसी को डिजिटल किया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, रूरल एरिया के लिए ये सेवा प्रदान की गई है, ठीक है।
अगर इसका मेन की बारे में बात करें तो ये भारत नेट जो है, भारत नेट इस सर्विस को प्रोवाइड करा रहा है, जो कि डिजिटल बुनियादी ढांचे पर आधारित है। और इसके 3 पायलट स्थान है, 3 पायलट स्थान, जिसमें कि पहला है उमरी, नारकोदरू और चौरवाला। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछता है कि फिजिटल के बारे में, तो फिजिटल आपको मैंने बता दिया हूँ कि जो गांव में जो सेवा दी जाती है उसी को डिजिटल करने के लिए फिजिटल नाम की एक सेवा लाया गया है। और ये भारत नेट द्वारा इसे कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। साथ ही कहाँ पे स्टार्ट किया गया इस पायलट प्रोजेक्ट, तो उमरी, नारकोदरू और चौरवाला। और अगर इसका संस्था के बारे में बात करें तो जो डॉट जो है, दूरसंचार विभाग जो है उसको कंक्लूड कर रहा है। और भारत नेट जो है, ये सब आपको पता होना चाहिए, भारत नेट जो है सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक है, सबसे बड़े, ठीक है। क्योंकि भारत नेट को ही इनको बोला गया है कि आप जो है नेट गांव-गांव पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि फिजिकल क्या है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली आप इसे करके आएंगे, राइट। चलिए एक मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि IAEA और ईरान परमाणु समझौता के प्रयास से संबंधित है। अब ये क्या है, तो देखिए अभी ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि IAEA जो है, इंटरनेशनल एटम एनर्जी एग्रीमेंट से संबंधित ये है। तो ये आखिर है क्या, देखिए इसके जो प्रमुख जो है, जिनका नाम है राफेल ग्रोसी, राफेल ग्रोसी जो है IAEA के प्रमुख है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो प्रमुख जो है राफेल ग्रोसी है, उन्हें अमेरिका ईरान के बीच में परमाणु समझौते के प्रयासों की जानकारी दी गई है, परमाणु समझौते की प्रयासों की जानकारी दी गई है। अब ये क्या है, इसकी संस्था की मेन काम क्या है, देखिए इसके ये जो संस्था जो बना था IAEA, ये एटम्स फॉर पीस के प्रस्ताव के तहत बनाया गया था। क्या मैं बोल रहा हूँ, एटम फॉर पीस के प्रस्ताव के तहत बनाया गया था, ठीक है। क्या हो गया ये, चलिए ये जो संस्था जो बनाया गया था एटम फॉर पीस के पर्पज से बनाया गया था 1957 में, राइट। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर में आता है IAEA का मुख्यालय। साथ साथ अगर इनका काम आप देखेंगे ना, तो इनका काम मैंने ये है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और गैर प्रसार सुनिश्चित करने वाली एक स्वायत्त संस्था है, एटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। तो IAEA ने प्रयास किया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में आप टसल जो भी चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें कि इजराइल भी शामिल है, तो उसी चीज़ को कंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और अगर इस संस्था के बारे में बात करें तो देखिए इस संस्था का जो, अगर इसे अगर फुल फॉर्म पूछ दे आइए, तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इनका मैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो आप ऐसे इंटरनेशनल एटम्स एनर्जी एजेंसी के बारे में ये सारी चीज़ें बात की गई है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत ने विशिष्ट सुरक्षा समझौता 2009 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार की अनुमति देता है, ठीक है। तो भारत भी इससे संबंधित है। तो इस तरीके से आपको IAEA के बारे में पता होना चाहिए। तो आपसे एग्जाम पूछ दे कि एटम फॉर पीस किससे संबंधित है, तो ये IAEA से संबंधित है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके मुख्यालय कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में है। और यहाँ पे इसके प्रमुख का नाम क्या है, तो राफेल ग्रोसी है। तो यही सब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जाम में, भारत का समझौता क्या हुआ है, तो ये सब 2009 में। तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पे मैं एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहा हूँ, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हो, सारी चीज़ में ये चीज़ें काम आएगा। और आगे चलकर हम यहाँ पे MCQ भी देखेंगे, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, राइट। चलिए अब हमारे सामने इंटरनेशनल रिलेशन देखने मिलता है एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, कि भारत जो है यूरेनियम आपूर्ति के लिए कैमोको एक कंपनी है कहाँ, कनाडा की, उससे भारत परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। कैमोको देखिए मोदी जी हैं हमारे। और ये शुरुआत कहाँ से होता है दोस्तों, कि आप देखेंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जो है मार्क कार्नी जो भारत की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार देखने मिला है, उनकी यात्रा हुआ था मार्क कार्नो की, अभी ये जीते हैं। आपको पता होगा कि जो ट्रूडो जो था
पहले जस्ट इनके आने से पहले जो पीएम जो थे वो कहाँ की, कनाडा की। तो बहुत ज़्यादा रिश्ता खराब हुआ था भारत और कनाडा के बीच में। लेकिन इन रिश्तों में सुधार लाने के लिए ये मार्क कार्नी जो है, आप देखेंगे कि 28 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक भारत में ही थे। अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन था उसमें सुधार देखने को मिला है। तो उसी में भारत ने यूरेनियम, भारत को यूरेनियम की भी ज़रूरत है। तो एक कंपनी है कैमेको, कैमेको जो है ये कंपनी है, उनका ये कंपनी कहाँ की है, कनाडा कंपनी है। और भारत परमाणु ऊर्जा के विभाग के बीच में समझौता हुआ है। अब ये क्यों जरूरी है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दोनों देश के बीच में परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के मिनरल्स पर ध्यान केंद्रित करता है ये जो समझौता जो हुआ है आपका, राइट। और ये हमारे लिए क्यों जरूरत है, तो आपको पता है शांति बिल 2025, शांति बिल जो लाया गया 2025 के, इसमें भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य को समर्थन करता है। यानी 100 गीगावाट जो क्षमता, जो लक्ष्य जो है उनको समर्थन करता है शांति बिल 2025। तो मान के चलिए अब 100 गीगावाट का लक्ष्य है, लेकिन आप कैसे कंप्लीट करेंगे? तो कंप्लीट करने के लिए आपको जो जहाँ से यूरेनियम आपको मिलता है, इनरिचमेंट यूरेनियम मिलता है, तो उससे आपको समझौता करके तभी तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो इससे आई होप कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते जो हैं, जो उसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ था, इससे थोड़ा सुधार होगा। क्योंकि कनाडा के पीएम भारत में यात्रा पर आए थे, 4-5 दिनों इंडिया में रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पे कैमेको कंपनी के बारे में पूछे तो आप डेफिनेटली बता देंगे मुझे, यहाँ से मैं श्योर कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, इन्होंने लोकसभा में बताया है कि हम 57,381 करोड़ के इस कोष की घोषणा की है। किसने? वित्त मंत्री जो है लोकसभा में उन्होंने घोषणा किया है कि जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो है 57,381 करोड़ रुपया इस फंड के लिए घोषणा की है। चलिए तो इससे आपको क्या होगा? तो इससे दोस्तों होता यह है कि वैश्विक आर्थिक झटकों को सोखने के लिए फिस्कल बफर के रूप में ये काम करेगा, फिस्कल बफर के रूप में काम करेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यह दूसरी अनुपूरक मांगों यानी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का हिस्सा है, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट फॉर डिमांड के बारे में बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 115 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके संबंधित बातें हैं। तो देखिए होता यह है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए इस तरीके के फंड्स लाए जाते हैं जिससे कि आपका इकोनॉमी बूस्ट हो सके, जो फिजिकल जो भी इशू है उसे सॉल्व कर सके। क्योंकि होता यह है ना कि कभी मार्केट डाउन होता है, कभी मार्केट नॉर्मल होता है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होता है, इसीलिए इस टाइप के फंड बनाए गए हैं। अब भारत के जीडीपी के अनुमानों के विसंगति के बारे में बात करते हैं कि 2004 से लेकर 2024 तक इनकी कैसे भारत के जीडीपी का अनुमान कैसे काम किया है, तो थोड़ा वो देख लेते हैं। तो जीडीपी तो आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। यानी कि भारत के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी फाइनल कॉस्ट क्या आते हैं उसके हिसाब से जीडीपी होते हैं आपका। चलिए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो आपको पता होगा कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2015 की कार्य प्रणाली से ने 2011 के बाद की बात वृद्धि को 1.5 से 2% अधिक आंका है, ठीक है। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपको ये पता चले कि देखिए 2000 कार्य प्रणाली के 2011 के बाद से उससे ज़्यादा ही बताया गया कि इस तरीके से हम वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस डेटा विसंगति के बारे में बात करें तो आर्थिक सुधारों को तत्कालिक कम किया और नीतिगत आकलन से जटिल बनाया गया है, ठीक है। जिसमें कि आप देखेंगे वास्तविक वृद्धि दर जो है रिपोर्ट के हिसाब से 6% के बजाय 4% से लेकर 4.5% अनुमानित की गई है, ठीक है। और यहाँ पे 2004 से 24 के बारे में बात करूँ, यहाँ पे कुछ डेटा जो है कम ही आंका गया है, ठीक है। कितना? तो 1.5% से लेकर 2% तक अधिक आंका गया है, जिसमें कि देखने मिलता है। अगर यहाँ पे इसके स्टैटिक लिंक के बारे में बात करें तो ये आधुनिक राष्ट्रीय आय लेखांकन विकास साइमन कुजनेट ने किया था। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग का, ठीक है। अब बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमें इसे जाना जरूरी है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानते हैं और इसके संबंधित बातें करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि राजस्थान के संरक्षण प्रजनन केंद्र में 2 नए चूजों के जन्म के साथ ये कार्यक्रम चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। अब चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है
तो आपको पता होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन यूपीएससी एग्जाम आप देखें प्रीलिम्स में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे यूपीएससी के अंदर में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सारी चीज़ें। तो ये क्या है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है विलुप्त की कगार पर खड़े हैं, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। और इसी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार और WIA ने संयुक्त पहल की है। ठीक है, ये जो 4 सालों से ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, जो कि ब्रीडिंग कार्यक्रम भी है, तो उसमें हमें देखने कि ये जो प्रजाति जो है विलुप्त हो रहा है, तो इसमें राजस्थान सरकार और WIA की संयुक्त पहल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे GIB के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान का राजकीय पक्षी है, क्या है, राजस्थान का राजकीय पक्षी है जिसे स्थानीय स्तर पर गोडावन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है या नहीं है, तो आप बोलेंगे यस ये पक्षी है। ठीक है, और राजस्थान में से क्या बोला जाता है, तो गोडावनी बोला जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों इसके IUCN रेड लिस्ट के बारे में बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर है, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसे प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा ब्रीडिंग प्रोग्राम हो गया, कंजर्व करने के लिए जो भी पहलू है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बहुत सारे निर्णय भी दिए हैं, जिसमें कि हमें मालूम चलता है कि इसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो था, इससे संबंधित आपकी जो बातें था वो यहाँ से क्लियर आया होगा। और ये सारे जो टॉपिक जो है अभी न्यूज में है, इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से ये क्रिटिकली इंडेंजर हो गया, वल्नरेबल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने इस पर रिपीट किया है क्वेश्चन, तो आप ध्यान देंगे। राइट, चलिए अब बाकी देखिए SSC में अगर हम आप पूछेंगे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि SSC में कैसे पूछता है, तो SSC में दोस्तों ये पूछ देता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये पूछेगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है या नहीं है, या राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है, उसको राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान में क्या बोला जाता है। तो ये सब SSC का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप PCS लेवल में जाकर देखेंगे तो ये पूछेगा कि ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये ब्रीडिंग कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो ये राजस्थान की सरकार के सहयोग से WIA की संयुक्त पहल है। राइट, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका मतलब मेरा अप्रोच जो है फुल टू होलिस्टिक है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए चंबल अभयारण्य के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चंबल नदी ही है। चंबल नदी में देखेंगे तो यहाँ पे इसके रेत जो है, बालू जो है, उसे खनन किया जा रहा है, और इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बालू निकाला जा रहा है, फिर बालू निकाल कर उसे बेच देगा, और फिर वो जो नदी जिसके लिए जाना जाता है उनका जो स्टैंडर्ड जो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य से संबंधित अवैध रेत खनन के मामले में अवैध रेत खनन से बचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। कदम क्या है वो थोड़ा समझा देते हैं आपको कि उन्होंने यह गंभीर क्षेत्र के रूप में लुप्त घड़ियालों के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंबल इसके लिए महत्वपूर्ण है, वो है कि घड़ियाल जो है उनके संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि चंबल नदी में बहुत सारे घड़ियाल होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन स्थित पर है। तो ये चंबल अभयारण्य कहाँ है, तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश, ये ट्राई जंक्शन पे है। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अगर यहाँ से बात करें तो घड़ियाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि घड़ियाल कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं, खास करके जो लुप्त प्राय जो घड़ियाल जो है कौन से अभयारण्य पाए जाते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए चंबल अभयारण्य, चंबल। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि चंबल अभयारण्य जो है कौन से नदी पे है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ये, आप बता देंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है कि ये ट्राई जंक्शन पे है, तो इसीलिए ये अभयारण्य से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ें होता है तो हमको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछे कि कौन से ट्राई जंक्शन पे, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन पे ये स्थित है। राइट, यहाँ पे बहुत सारे रेत खनन हो रहा है, तो उसमें हस्तक्षेप किया है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं और सारे चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पेप्टाइड्स और उनके अनुप्रयोग से संबंधित एक टॉपिक है, जिसमें कि हमें देखने को मिला है कि चिकित्सा और कृषि में पेप्टाइड थेरेप्यूटिक्स जो है वैश्विक ध्यान बढ़ रहा है। ठीक है, कहाँ पे, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में ये पेप्टाइड थेरेप्यूटिक्स जो है उसका ध्यान वैश्विक रूप से बढ़ रहा है ग्लोबल लेवल पे, जिसमें कि पेप्टाइड अमीनो एसिड की छोटी श्रृंखला जो है
250 एमिनो एसिड है, ठीक है। इसकी सबसे छोटी श्रृंखला क्या है, 2 से लेकर 250 अमीनो एसिड है। अगर उसके मुख्य तत्व के बारे में बात करें तो है बायो एक्टिव पेप्टाइड्स, जिसे बैप बोलते हैं, पाचन के बाद भी सक्रिय रहते हैं। बाप जो है बीएपी, वो पाचन के बाद भी सक्रिय रहते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। चलिए अगर इसका कुछ उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं तो इनका उपयोग जो है इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन के रूप में किया जाता है। तो देखिए इंसुलिन जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन की कमी है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए पेप्टाइड जो है इनके अनुप्रयोग काफ़ी बढ़ रहा है, राइट। तो इस तरह से पेप्टाइड्स होता है, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब चलिए हम एक ड्रोन के बारे में बात करते हैं, जो कि शेषनाग ड्रोन जो है भारत का, उसके बारे में बात करते हैं। ये स्वदेशी लो कॉस्ट ड्रोन है दोस्तों, शेषनाग 150। अब इसकी क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, तो देखिए भारत ने आधुनिक युद्ध से प्रेरित होकर के कम लागत वाले स्ट्राइक ड्रोन विकसित किए हैं। देखिए आजकल ड्रोन जो है युद्ध में एक इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब इजराइल का युद्ध देखेंगे आप, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है इजराइल हो गया, ईरान का युद्ध जो है, अमेरिका का युद्ध है, तो इसमें अब जो अटैक कर रहा है वो ड्रोन कर रहा है, ड्रोन। और इसीलिए सरकार, जितने भी सरकार है देश का, वो चाह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन जनरेट करें, बनाए। कि ड्रोन को होता है कि उनकी कॉस्ट जो होता है थोड़ा कम होता है, और आप जो टारगेट है उस पर आप अटैक कर सकते हैं बहुत प्रिसाइज वे में। तो यहाँ पे अब मान के चलिए कि इस ड्रोन के अंदर आप बम वम डाल देंगे और कहीं भी उनको टारगेट देंगे तो वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें शेषनाग 150 के बारे में, तो ईरान के शहीद ड्रोन जो है, ईरान के कौन सा, ईरान के शहीद ड्रोन जो है भारतीय के समक्ष है, ठीक है। तो शेषनाग 150 जो है ईरान के जो शहीद ड्रोन जो अभी काफ़ी न्यूज़ में था, उसी के जैसा में है, उसी के समक्ष इसे माने जाता है। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें, इसकी मारक क्षमता जो है 1000 किलोमीटर से अधिक की है, ठीक है। 1000 किलोमीटर से अधिक की इसकी मारक क्षमता है। और ये AI संचालित स्वर्ण तकनीक का उपयोग करता है, एयर के थ्रू चलता है। अगर इससे रिलेटेड संस्था के बारे में बात करूँ तो ये है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, NRT, जो बेंगलुरु में है, इन्होंने इसे डेवलप किया है, ठीक है। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है, जिसे NRT बोलते हैं, बेंगलुरु में है, ये इन्होंने डेवलप किया है। तो अगर आपके एग्जाम पूछा कि शेषनाग 150 क्या है, तो एक ड्रोन है, उसकी मारक क्षमता कितना है, तो 1000 किलोमीटर है, काफ़ी अच्छा है। ऐसे बनाया कौन है, तो आप देखेंगे कि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। और ये क्या जरूरी है, तो डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि देखिए शहीद ड्रोन जो है, शाहिद ड्रोन जो है, ये ईरान में काफ़ी फेमस हुआ है। तो हो सकता है कि आपका BPSC AED एग्जाम में पूछ ले कि शेषनाग 150 के बारे में, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, जो चीज़ें हो रहा है मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करें, सोनपुर, आपको पता है कि बिहार कैबिनेट ने सारण जिले में सोनपुर नए हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दी है, जिसमें कि आपको 1302 करोड़ की लागत से बनने वाला यह हवाई अड्डा 2030 तक पूर्ण हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई और नोएडा के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। जैसे कि दिल्ली का, हैदराबाद, नवी मुंबई और नोएडा के बाद ये 5वां बनेगा। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का अर्थ आप पूर्णतः देखेंगे तो होता है नई और अविकसित भूमि पर शुरू की गई नई परियोजना से है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि देखिए नई और अविकसित भूमि, जहाँ पे कि आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस जगह पे अगर आप कोई योजना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप उसी योजना को ग्रीनफील्ड योजना बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ज़मीन खराब नहीं कर रहे हैं, वैसे भी कोई चीज़ हो नहीं रहा था तो आपने ये यूज किया है। तो ये आपका एग्जाम जो BPSC AED है या 72 आपके एग्जाम देंगे आप, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारण जिले से संबंधित है। इसका कॉस्ट कितना है, 1302 करोड़ रुपया। ये कौन से नंबर का होगा सबसे बड़ा, तो 5वां नंबर का होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई होप आप इससे भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पल फेस्ट जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। और ये आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन के पास में, देखिए राष्ट्रपति भवन ने दिव्यांगजनों के लिए प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए पर्पल फेस्ट की मेजबानी की है। पर्पल फेस्ट की मेजबानी की कौन सा, राष्ट्रपति भवन ने। इसमें जब राष्ट्रपति भवन ने किया है तो स्वाभाविक बात से राष्ट्रपति जी के द्वारा ही हुआ होगा।
इसका उद्देश्य जो है समाज के दिव्यांगजनों में, थोड़ा याद करिएगा, देखिए दिव्यांगजनों की गरिमा और सम्मान की भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगर इससे संस्था के बारे में बात करें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनसे रिलेटेड संस्था है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे एसडीजी के जो लक्ष्य 10 है, एसडीजी के जो 10वां जो लक्ष्य है यानी असमानता को कम करने से संबंधित है, उसको भी फुलफिल करता है। राइट, तो आपसे पूछ ले कि पर्पल फेस्ट क्या है, तो पर्पल फेस्ट जो है ये दिव्यांगजनों की प्रतिभा को जश्न मनाने के लिए ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। उद्देश्य इनका यह है कि समाज में दिव्यांगजनों के लिए जो गरिमा सम्मान उनकी भागीदारी बढ़ावा दिया जाए। और संस्था सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है और एसडीजी के अंदर में इसको 10 के अंदर में रखा गया है कि असमानता कैसे कम कर सकते हैं आप। राइट, तो ये हमारे लिए एक आज का खास टॉपिक ये भी देखने को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, ये 14 मार्च को जाता है, वैश्विक स्तर पर गणित दिवस के रूप में मनाया गया है। जिसमें कि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 3.14 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे पाई दिवस भी माना जाता है। यानी जो 14 मार्च यानी 3-4 आप देखेंगे इसका उल्टा जो है 3.14, तो उसी को 3/14 कर दिया गया है, तारीख से मेल खाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे पाई दिवस बोले जाते हैं। ये मैन जो है कि गणितज्ञ जो है आर्किमिडीज ने पहली बार पाई के मान की गणना के लिए एल्गोरिदम विकसित किया गया था इसी पे ये चीज़। तो आपको आर्किमिडीज की सिद्धांत जो है वो आपको पता हो जाना चाहिए। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का जो 10 इंपॉर्टेंट जो हमारे एमसीक्यू हैं वो स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद ना मैं यहाँ पे जो इंग्लिश का कंटेंट जो था हमारे दोस्त को प्रॉब्लम हो रहा था कि इंग्लिश नहीं मिलता है, लोग कंटेंट भी हम ला दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश कंटेंट आप लोग कर लीजिएगा और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एमसीक्यू आप लोगों को करवा दें। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू अगर नहीं करवाते हैं तो फिर और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और टाइम भी उतना नहीं है। बस आप लोग और 5 मिनट मुझे दे दीजिए, यहाँ से मैं आपका जो है 10 जो एमसीक्यू है आज का वो भी मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक स्थिरीकरण कोष इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन फंड कितनी राशि के साथ में घोषित किया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास 5। पहले मैं ऑप्शन बात कर ले तो ऑप्शन में ए में है 45,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी में है 57,381 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी में है 69,200 करोड़ रुपये और डी में है 72,000 करोड़ रुपये। चलिए 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग आंसर दीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सही आंसर दिए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 57,381 करोड़ रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यही है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने वैश्विक आर्थिक झटकों जैसे कि पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है जो कि $100 बैरल के पास पहुंच गया है। इससे निपटने के लिए ये जो है फंड लाया गया 57,381 करोड़ आर्थिक स्थिरीकरण के लिए। और ये कोष बजट के सामान्य परिचालन के बाधित किए बिना बाहरी झटकों सोखने के लिए एक फिजिकल बफर के रूप में काम करेगा। तो पता ही होगा पश्चिम एशिया में अभी कितना संघर्ष चल रहा है, कितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके लिए ये फंड लाया गया है। राइट, चलिए अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 के बारे में कि 2026 संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वो आपको बताएंगे। तो ऑप्शन ए में है यह 100 पहचाने गए लिंग के अधिकार को मजबूत करता है, यह 100 पहचाने गए लिंग के लिए अधिकार को हटाने का प्रस्ताव करता है, यह केवल स्वैच्छिक सर्जरी आधारों पर पहचान देता है, यह बिल केवल केंद्र शासित प्रदेशों को लागू होगा। चलिए बताइए। चलिए दोस्तों ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा जिसमें कि सेल्फ परसीव के बारे में बात किया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में, मैं इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, तो इसलिए मैं आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों आता है, वो है मुख्य चुनाव आयोग जिसे सीईसी बोलते हैं, हटाने के लिए नोटिस के लिए लोकसभा में न्यूनतम कितने सांसदों का हस्ताक्षर आवश्यक है। ऑप्शन ए में है 50 सांसद, ऑप्शन बी में है 100 सांसद, ऑप्शन सी में है 150 सांसद और ऑप्शन डी में है कुल सदस्यता की 1/3। चलिए यहां से आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए तो इसके आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी 100 सांसद। अगर आप न्यायाधीश जांच के बारे में बात करें अधिनियम 1968 के अनुसार जो सीईसी जो है हटाने के नोटिस लोकसभा में देने के लिए कम से कम 100 सांसद होना चाहिए के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। राज्यसभा के लिए यह संख्या 50 सदस्यों की संख्या होती है। तो अगर आप लोकसभा में अगर उनके हटाने के बारे में कोई अर्जी देना चाहते हैं, नोटिस देना चाहते हैं,
तो 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। और राज्यसभा में यही चीज़ 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। अब चीफ इलेक्शन कमीशन इसका मतलब होता है, अभी ये बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है, ठीक है। विपक्ष ने इनके ऊपर बहुत सारा आरोप लगाया था जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय। तो चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ओबीसी क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए कौन सा मानदंड पर्याप्त नहीं है? कौन सा मानदंड पर्याप्त नहीं है? यहाँ पर नहीं है कौन सा? केवल पद की स्थिति, केवल वार्षिक आय, सेवा प्रकृति या संपत्ति का स्वामित्व, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अच्छे क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है ना दोस्तों कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको ये प्रेशर फील नहीं होगा कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। इसीलिए क्वेश्चन हम चाह रहे हैं डेली बेसिस सबको 10 ही कराए, लेकिन डेली बेसिस पर 10 जरूर करवाए, राइट। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पर्याप्त नहीं है, तो केवल पद की स्थिति, केवल वार्षिक आय, सेवा की प्रकृति या संपत्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल वार्षिक आय। चलिए तो यहाँ पे आंसर ये एक्सप्लेन किया है कि ओबीसी के लिए यहाँ पे वार्षिक आय और आरक्षण बाहर करना अनुच्छेद 14-16 का उल्लंघन हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन और ड्रैप के बारे में। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया हूँ। चलिए तो ऑप्शन ये है कि 2030 तक सभी कचरों ढेरों को साफ करना है। ऑप्शन बी में है कि सितंबर 2026 तक सारी डंप साइटों को 100% साफ करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन इकाइयों को स्थापित करना है। केवल प्लास्टिक कचरे को पूर्ण चक्रण करना है। तो क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर है सितंबर 2026 तक डंप साइटों को 100% साफ करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। तो वही चीजें है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा जो एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम समझते हैं वो है सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। इसे किस जिले में बनेगा? आसान क्वेश्चन है, तो ये सारण जिले में बनेगा, तो यही आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, तो यह सारण है आपका। सारी चीज़ यहाँ पे मैं भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वैश्विक नाविक कार्यबल भारतीय नाविकों की हिस्सेदारी की लगभग कितनी है वैश्विक रूप से? तो 5%, 10%, 15%, 25%। तो सेकंड आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये है आपका 15%, ठीक है। ये वैश्विक तरह से सी फेरर वर्कफोर्स भारतीय नाविकों की हिस्सेदारी लगभग इतना है। देखते हैं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर की संरक्षण प्रोजेक्ट किस केंद्र में राज्य में है? इनका प्रजनन केंद्र जो है किस राज्य में है वो आप बताएंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटका? तो इसके बारे में डिटेल में हम बात किए हैं कि ये क्रिटिकली इंडेंजर है या क्या है। देखिए हमारा आज का 8वां क्वेश्चन हो चुका है। आज 8वां क्वेश्चन में आप आंसर दीजिए। तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है, राइट। तो हम 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है भारत के केमोको कंपनी के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौता किस देश के साथ किया है? केमोको कंपनी के बारे में पूछ रहा है, तो भारत ने केमोको कंपनी के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौता किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए में है रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान। ठीक है, थोड़ा जवाब दीजिए। तो देखिए ये क्या था, कनाडा से। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबको ये आइडिया होगा कि अगर यूरेनियम के बारे में बात करते हैं तो ये शायद रूस से क्या या ऑस्ट्रेलिया से, इन जगह से क्या होगा। कनाडा अभी ध्यान पे नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कनाडा का रिलेशन भारत के साथ थोड़ा सुदृढ़ हुआ है, जिसमें कि कनाडा के जो पीएम जो थे जब इंडिया आए थे तो उसी समय में ये हुआ है। तो कनाडा के ये स्पेसिफिक आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 10वां हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो पर्पल फेस्ट के बारे में, कि ये किस समूह से संबंधित है पर्पल फेस्ट। तो ऑप्शन ए में है महिला उद्यमी, बी में है दिव्यांगजन, सी में आदिवासी कलाकार या डी में वरिष्ठ नागरिक। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से बात की है आज, तो ये भी आप आंसर जरूर देंगे, मुझे पूरा यकीन है आप आंसर जरूर अच्छे से दे पाएंगे। तो दोस्तों ये है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, दिव्यांगजन से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। तो यहाँ से आपको क्या देखने मिलता है, तो आज जो करंट अफेयर का जो टॉपिक जो था, जिसमें कि आप देखेंगे 15 मार्च का जो था, वहाँ पे 15 मार्च के डेली करंट अफेयर में हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक हो सकता है वो, साथ ही साथ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी देखे हैं। अच्छे एमसीक्यू था, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं था,
और आप लोग डेफिनेटली इंजॉय किए होंगे। और अब बात करते हैं कि ये करंट अफेयर का क्लासेस जो है ये हमारे चैनल पे डेली बेसिस पर आते हैं। आप लोग जो अगर कल का क्लास नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को भी जाकर जरूर देख ले। और साथ साथ आप इसका नोट्स अगर लेना चाहते हैं, इस क्लास का नोट्स लेना चाहते हैं, ये जो हम पीपीटी उसे पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर देंगे, तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर है, आप वहाँ पे ज्वाइन जरूर कर ले, और जिससे कि आप रिवीजन पर्पज से आप इस पीडीएफ को यूज कर सके, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक करते हैं, दोस्तों शेयर कर सकते हैं। और तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।